गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश स्वामी एट भारतीय स्कूल। आज अपन पूर्णतः 12वीं आरबीएससी पर आधारित जो अपनी बुक का सबसे पहला चैप्टर है सस्य विज्ञान, मृदा उर्वरता, मृदा अपरदन एवं बीज, ये पढ़ने वाले हैं। ये अपनी बुक का सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लगभग बोर्ड परीक्षा का पेपर के अंदर का सबसे पहला प्रश्न इस चैप्टर का ही होता है और एक है वो 2 नंबर का है। अब कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि क्या ये पूरा चैप्टर है, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात की जाए सस्य विज्ञान की। सस्य विज्ञान जो शब्द है इसको अंग्रेजी में अपन एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एग्रो प्लस नोमस से हुई है। इस एग्रो का अर्थ होता है सोइल या लैंड और नोमस का अर्थ होता है टू मैनेज, यानी अपन ये कह सकते हैं मृदा का प्रबंध। अब बात करें इसकी परिभाषा की। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा प्रबंध, खाद व उर्वरक प्रबंध, सिंचाई प्रबंध संबंधित अध्ययन किया जाता है, वह सस्य विज्ञान है। खेती करना हमें सिखाने वाली जो शाखा है वही सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा, खाद, उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार प्रबंध संबंधित अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाती है। एग्रोनॉमी द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर स्टडी विथ मैनेज द फर्टिलाइजर, इरिगेशन, वीड कंट्रोल, इंसेक्ट एंड डिजीज कंट्रोल, नाउ एज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी वर्ड come from Greek language made by agro plus nomos. Meaning of agro is soil या land and meaning of nomos to manage या मैनेजमेंट ऑफ सोइल या भूमि का प्रबंध। अब यदि अपन बच्चों बात करें कि सस्य विज्ञान का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी, तो सस्य विज्ञान का महत्व में अपन निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहली बात इन क्रॉप प्रोडक्शन या इन एग्रीकल्चर, सबसे पहला अपन ये कह सकते हैं कि कृषि उत्पाद में या कृषि उत्पादन में। कृषि उत्पादन में कैसे कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें कितनी प्रोडक्शन कौन सी फसल दे सकती है, किस फसल की बुआई का समय कौन सा है, कितने बीज काम में लेने हैं, खरपतवार नाशी का उपयोग करना है तो कौन से खरपतवार नाशी का उपयोग करना है, कब करना है और कितना करना है, किस फसल की बुआई कब करनी है, कितना बीज काम में लेना है और उस बीज को कैसे उपचारित करना है, ये बातें अपन को सस्य विज्ञान सिखाती है और इन बातों से ही फसल का उत्पादन बढ़ता है। तो अपन कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सस्य विज्ञान है वो फसल उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। दूसरा बच्चों अपन कह सकते हैं कि रोजगार में, जैसा कि अपन जानते हैं कि कृषि अधिकारी है, कृषि बैंक अधिकारी है, जो सरकारी क्षेत्र हैं उनमें फील्ड ऑफिसर है, ये सारे सस्य विज्ञान से स्नातक करने के बाद, एमएससी करने के बाद, बीएससी एमएससी करने के बाद में इन फील्ड में जा सकते हैं। इसके साथ निजी क्षेत्र में यदि अपन बात करें तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जैसे आपने इफको और क्रबको, इफको और क्रबको के बारे में पढ़ा है। ये दोनों ही खाद और उर्वरक बनाने की कंपनियां हैं। इनमें एज ए इंजीनियर तो रोजगार में महत्वपूर्ण है। तीसरा अपन ये कह सकते हैं कि औद्योगिक इकाइयां या उद्योग में, इंडस्ट्रीज में कैसे, इंडस्ट्रीज की यदि अपन बात करें बच्चों तो जैसे शुगर इंडस्ट्री है,
अब शुगर के लिए रॉ मटेरियल क्या है? गन्ना। तो गन्ना उत्पादन जितना ज़्यादा होगा शुगर इंडस्ट्री उतना ही डेवलप करेगी। अपन बात कर सकते हैं कपड़ा उद्योग में कपास की जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इंडस्ट्री में डेवलपमेंट आएगा। पशुपालन की अपन बात कर सकते हैं तो पशुओं के लिए जो हरा चारा है रेजिका और बरसीम है। अपन बात कर सकते हैं मसाला उद्योग की, मसाला उद्योग के लिए मसाले वाली फसलें हैं। अपन बात कर सकते हैं औषधीय महत्व है, तो कृषि विज्ञान सस्य विज्ञान के अंदर अपन बहुत सारी औषधीय फसलों के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि कृषि उत्पाद रोजगार और औद्योगिक इकाइयाँ में किसका महत्वपूर्ण है? सस्य विज्ञान का या एग्रोनॉमी महत्वपूर्ण। अब बच्चों अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपना मृदा उर्वरता या सोइल फर्टिलिटी। मृदा उर्वरता या सोइल फर्टिलिटी। मृदा उर्वरता की परिभाषा होती है किसी भी मृदा की जैविक प्लस भौतिक प्लस रासायनिक शक्ति, किसी भी मृदा की जैविक भौतिक प्लस रासायनिक शक्ति का योग उसकी उर्वरता कहलाता है। सोइल फर्टिलिटी का मतलब है बायोलॉजिकल पावर प्लस फिजिकल पावर प्लस केमिकल पावर। नाउ एज सोइल फर्टिलिटी, किसी भी सोइल की जैविक शक्ति का मतलब है उसके अंदर के सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि अपन जानते हैं कि मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें सबसे ज़्यादा जीवाणु पाए जाते हैं, और जीवाणु में भी फर्स्ट नंबर किसका आता है? राइजोबियम का, और दूसरा नंबर आता है एजेटोबैक्टर का। मृदा के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनमें राइजोबियम और एजेटोबैक्टर, सबसे ज्यादा राइजोबियम पाया जाता है और दूसरे नंबर पर एजेटोबैक्टर पाया जाता है। जितने ज्यादा मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव होंगे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन उतना ही अधिक होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन उतना ही अधिक होगा, तो मृदा के अंदर ह्यूमस का निर्माण होगा और मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। कार्बनिक पदार्थों का मतलब है कि फसल के अवशेष जो बच गए हैं, लकड़ी का बुरादा, जो भी खाद या जो भी अवशिष्ट पदार्थ मृदा के अंदर हैं उनको अपन ऑर्गेनिक मटेरियल या कार्बनिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। मृदा की भौतिक शक्ति का मतलब है मृदा का रंग, कणों का आकार, परिच्छेदिका, ये सब मृदा की, जैसा कि अपन जानते हैं कि काले रंग की मृदाएं भूरी या रेतीली मृदाओं की अपेक्षा ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, मध्यम कणों वाली मृदाएं ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। सॉइल प्रोफाइल या परिच्छेदिका जितनी ज़्यादा गहरी होगी मृदा उतनी ज़्यादा उपजाऊ होगी। और रासायनिक शक्ति का मतलब है मृदा का पीएच मान। ये पीएच मान में जैसे अपन ने पढ़ा कि उदासीन मृदाएं या 6.5 से लेकर के 7.5 पीएच मान वाली मृदाएं ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं? मृदा की उर्वरता बनाती हैं। इसलिए परिभाषा में अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी मृदा की जैविक भौतिक व रासायनिक शक्ति का योग उसकी उर्वरता कहलाता है। नेक्स्ट यदि अपन बच्चों बात करें मृदा उर्वरता को प्रभावित करने या मृदा उर्वरता के प्रकार। मृदा उर्वरता के प्रकार, मृदा उर्वरताएं सामान्यतः दो प्रकार की हैं। एक प्राकृतिक उर्वरता और दूसरी कृत्रिम उर्वरता। प्राकृतिक उर्वरता का मतलब है कि ऐसी उर्वरता जो मृदा के कणों को उसके पैतृक पदार्थों से, उसके पेरेंट से मिली है, या प्रकृति द्वारा प्रदत्त उर्वरता प्राकृतिक उर्वरता कहलाती है, या उसके पेरेंट से, जिस प्रकार की चट्टान से उसका निर्माण हुआ है जो उर्वर थी, तो प्राकृतिक उर्वरता कहलाएगी। और कृत्रिम उर्वरता का मतलब है
कि जो किसान ने पैदा की है सही समय पर अच्छी खाद का उपयोग करके, अच्छी जीवांश खाद का उपयोग करके, सही समय पर निराई गुड़ाई बुआई करके मृदा के अंदर जो उर्वरता डेवलप की है उसको आर्टिफिशियल फर्टिलिटी या कृत्रिम उर्वरता कहा जाता है। अब मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक कारक और दूसरा कृत्रिम कारक। यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन उठता है बच्चों कि निम्न में से कौन सा मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है और कौन सा कृत्रिम कारक है। 2016 की जेट एग्जाम में क्वेश्चन पड़ा था। प्राकृतिक कारकों में सबसे पहला अपन ये कह सकते हैं कि पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल, जिस प्रकार के मृदा के पैतृक पदार्थ थे, पेरेंट मटेरियल थे, उसकी उर्वरता वैसी ही होगी। दूसरा, जैसे मृदा का निर्माण अम्लीय चट्टान से हुआ तो निश्चित रूप से मृदाएं अम्लीय होंगी। दूसरा अपन कह सकते हैं कि जलवायु, जलवायु यहां अपन जलवायु के साथ साथ मौसम और मौसम के घटक, जैसा आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो, मौसम व मौसम के घटक, मौसम व मौसम के घटकों में आपने वर्षा पढ़ा होगा कि जहां अधिक वर्षा होती है, आवश्यकता से ज़्यादा वर्षा होती है, वहां की मृदाएं अम्लीय हो जाती है। आपने लिंचिंग भी पढ़ा होगा। जहां वर्षा बिल्कुल न के बराबर होती है, एकदम से हमेशा सूखाए रहते, वहां की मृदाएं भी अम्लीय हो जाती है। तो अपने कह सकते हैं कि जलवायु, मौसम, जलवायु किससे बनी है? मौसम से बनी है, और मौसम मौसम के घटकों से बना है, और वर्षा एक घटक है। तो जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ की मृदाएं भी अम्लीय हो जाती हैं, और जिन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है वहाँ की मृदाएं भी अपर्दन के द्वारा उनका उर्वरता है वो खराब हो जाती है। तीसरे नंबर पर अपन बात करें स्थलाकृति। स्थलाकृति अपन इसको टोपोग्राफी बोल सकते हैं, स्थल का आकार या टोपोग्राफी। जैसे अपन कह सकते हैं कि हिली स्टेशन सॉइल या प्लेन एरिया सॉइल मोर फर्टाइल देन हिली स्टेशन सॉइल, या पहाड़ी भागों की ऊपर की चोटी की मृदाएं समतल भागों की अपेक्षाएं कम उपजाऊ होती हैं, क्योंकि सॉइल और वाटर और एयर इरोजन दोनों ज़्यादा होते हैं। नंबर 4 पर अपन पढ़ेंगे मृदा का रंग। काले रंग की मृदाएं ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। नंबर 5 पर पढ़ेंगे प्रोफाइल। यहां सॉइल प्रोफाइल का मतलब परिच्छेदिका। गहरी मृदाएं उथली मृदाओं की अपेक्षा ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। गहरी मृदा का मतलब है ऐसी मृदा जिसकी भू सतह से लेकर के 2 मीटर तक कोई कठोर चट्टान या परत का न होना वाली मृदाएं गहरी मृदा कहलाती हैं, यानी डीप सॉइल कहलाती हैं। और यदि कोई 2 मीटर से तक कोई चट्टान या कोई कठोर परत है, ऐसी मृदा को अपन सोलो सॉइल या उथली मृदाएं के नाम से जानते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कारक हैं 5 मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हैं। अब मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारकों की यदि अपन चर्चा करें तो मृदा का पीएच मान, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कृत्रिम कारक है। पीएच मान यदि कम होगा तो उर्वरता कम होगी, पीएच मान यदि ज़्यादा होगा उदासीन से तो मृदा उर्वरता कम होगी। कुछ ही फसलों की खेती की जा सकती है ऐसी मृदाओं में। जल प्लावन या वाटर लॉगिंग। जल प्लावन का मतलब है यदि ज़्यादा सिंचाई कर दें और हमेशा पानी भरा रहे, हमेशा पानी भरे रहने से भी मृदाएं, अब हम आपने देखा होगा कि यदि अपन आवश्यकता से ज़्यादा पानी दे दें फसल को तो पौधे खत्म हो जाते हैं या फसल को नुकसान होता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होंगी, एग्रीकल्चर में भी ये चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं 11th क्लास में। जैसा कि अपन जानते हैं कि मान लीजिए ये प्लांट है और ये मृदा का आंतरिक भाग है।
आपने निश्चित रूप से यह पढ़ा होगा कि एक अच्छी मृदा वह होती है जिसके अंदर जल अनुपात वायु, मृदा का संगठन जब अपन पढ़ते हैं, जब अपन को रंध्रावकाश के अंदर जल व वायु का अनुपात पढ़ने के लिए मिलता है, और इन दोनों का अनुपात 25:25 होता है। एक अच्छी मृदा में 25% जल होता है और 25% वायु होती है। इसके साथ साथ इस वायु में यहाँ ऑक्सीजन भी है जो पौधे श्वसन क्रिया के दौरान मृदा से ग्रहण करते हैं। यदि मान लीजिए आवश्यकता से ज़्यादा वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ आवश्यकता से ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो यह पानी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार नीचे जाएगा, और यहाँ पानी का आयतन वायु के आयतन से अधिक होने के कारण यह जो मृदा के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन गैस है इसका निकास हो जाएगा और पौधे श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे, अतः पौधे मुरझा जाएंगे या मुरझान बिंदु पर आ जाएंगे। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा पानी देना या वाटर लॉगिंग है या फसल को वह मृदा उर्वरता को कम कर देती है। फसल का प्रकार, फसल के प्रकार से मेरा मतलब है यदि अपन फसल चक्र नहीं अपनाते हैं या अपन ऐसी फसलों की बुआई करते हैं जिनको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे लगातार अपन खेत में सरसों, ब्रेसिका, जुनसिया की सोविंग करते जाएंगे तो निश्चित रूप से मृदा उर्वरता वो कम हो जाएगी। या लगातार अपन ऐसी फसलों की बुआई कर रहे हैं जो एक ही कुल की हैं, उनकी जड़ें गहरी हैं, तो एक निश्चित एक सतह सीमा से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, तो मृदा उर्वरता कम हो जाती है। खाद व या उर्वरक का उपयोग, जैसा कि अपन जानते हैं कि अधिक रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने पर मृदाएं, जैसा आपने पढ़ा है कि यूरिया अपना अम्लीय प्रभाव छोड़ती है, अमोनियम सल्फेट अपना अम्लीय प्रभाव छोड़ता है, तो अधिक उर्वरक का उपयोग करने पर क्या होती है, मृदाएं की उर्वरता कम हो जाती है। अब बच्चों अपन इसके साथ साथ ही मृदा उत्पादकता और पढ़ेंगे। मृदा उत्पादकता या सॉइल प्रोडक्टिविटी। मृदा उत्पादकता को हमेशा क्विंटल प्रति हेक्टर या रुपए प्रति हेक्टर में आंका जाता है। मृदा उत्पादकता को हमेशा क्विंटल प्रति हेक्टर या रुपए प्रति हेक्टर में आंका जाता है। जैसा कि मान लें अपन यह एक हेक्टर गेहूं का खेत है। 1 हेक्टर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 बीघा का मतलब होता है 2500 मीटर स्क्वायर। अतः 1 हेक्टर में 4 बीघा हो गए। मृदा उत्पादकता को हमेशा क्विंटल प्रति हेक्टर या रुपए प्रति हेक्टर में आंका जाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि यह 1 हेक्टर खेत है, अपन इसमें अपने गेहूं की फसल की बुआई करी और अपन को 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ। अब क्विंटल प्रति हेक्टर, 40 क्विंटल प्रति हेक्टर क्या है, उत्पादकता है। रुपए में कैसे, अपन इसको मंडी में लेकर गए 2,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बेच करके आए, तो 40 क्विंटल के अपन को मिल गए 80,000 रुपये। अब क्या लिखेंगे इसके आगे, प्रति हेक्टर। 1 हेक्टर से कितने मिले, 80,000 रुपये प्रति हेक्टर। तो अपन ये कह सकते हैं कि मृदा उत्पादकता को हमेशा क्विंटल प्रति हेक्टर में आंका जाता है और मृदा उर्वरता को जैविक, भौतिक व रासायनिक शक्ति के योग में आंका जाता है, रुपए प्रति हेक्टर या क्विंटल प्रति हेक्टर। अब बच्चों अपन बात करें मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वालों में सबसे पहले तो अपन कह सकते हैं उर्वरता। मृदा उर्वरता यदि नहीं है, उर्वर यदि नहीं है तो उत्पादक नहीं होगी। यदि उपजाऊ ही नहीं है खेत तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता को प्रभावित करती है। दूसरा अपन बात कर सकते हैं खेत की स्थिति, खेत या बाजार की स्थिति। खेत या बाजार की स्थिति कैसे, मान लीजिए अपने इस खेत से बाजार की दूरी 100 किलोमीटर है। अपन इस अनाज को बेचने के लिए गए, अपन को 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में अपने 5,000 रुपये खर्च हो गए, तो उत्पादकता घट करके कितनी आ गई, 75,000 रुपये प्रति हेक्टर आ गई। तो खेत की दूरी प्रभावित करती है। नेक्स्ट, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाला
है किसान की साख, क्रेडिट ऑफ फार्मर, किसान की जितनी साख है, जैसे अपन जानते हैं कि चोमू के बेर, भुसावल के केला, इलाहाबाद के अमरूद फेमस हैं, तो इनकी क्या है, क्रेडिट है, ये अपने नाम से बिकते हैं। यदि किसान की ऐसी क्रेडिट है मार्केट के अंदर, तो उसके खेत का प्रोडक्ट उसके क्रेडिट से, उसके नाम से बिकने लगता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो कोई मृदा यदि उपजाऊ है तो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। यदि कोई मृदा उपजाऊ है तो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी, परंतु यदि उत्पादक है तो निश्चित रूप से उपजाऊ होगी। बात आप थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यदि कोई मृदा उपजाऊ है तो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी, परंतु यदि उत्पादक है तो निश्चित रूप से उपजाऊ होगी। कैसे? मान लीजिए उपजाऊ खेत है, एकदम से उपजाऊ खेत है, सही समय पर अपन ने बुआई करी, अच्छी बीज का उपयोग लिया, बीजोपचारित किया, सही समय पर सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं, परंतु जैसे ही फसल कटाई के लिए तैयार हुई तो ओलावृष्टि हो गई, तो उत्पादकता 40 से घट करके 35 आ गई या 20 आ गई, तो यहाँ अपन नाम क्या देंगे कि खेत उत्पादक नहीं था परंतु उपजाऊ तो था। और यदि 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन मिली है तो निश्चित रूप से उपजाऊ था। इसलिए कोई मृदा उत्पादक, यदि कोई मृदा उपजाऊ है तो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी, परंतु यदि उत्पादक है तो निश्चित रूप से उपजाऊ होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। धन्यवाद।